अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चींटियों के बारे में। वो छोटे छोटे जीव जो हमें कभी बड़े दिलचस्प लगते हैं और कभी उफ, बहुत बड़ी परेशानी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक तकनीकी गाइड है, तो आज हम उसी के आधार पर समझेंगे कि इनसे प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जाए। जी। कमाल की बात है ना, ये कितनी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एकदम फौज की तरह। हाँ, उनका सामाजिक ढांचा तो गजब का होता है। लेकिन भाई जब ये घर पे हमला बोल दें तो अब तो बस सरदर्द बन जाती हैं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं ये गाइड क्या कहता है, समझते हैं इनकी दुनिया को। जरूर। तो सबसे पहले पहचानते कैसे हैं इनको? चींटी तो चींटी है, पर कुछ खास? हाँ देखिए, इनकी पहचान है वो मुड़ी हुई कोहनी जैसी एंटीना और एक पतली सी कमर होती है जो शरीर के हिस्सों को जोड़ती है। अच्छा, हाँ वो दिखती है। और ये सामाजिक कीट है, मतलब अकेली नहीं रहती, पूरी कॉलोनी होती है जिसमें श्रमिक, वो काम करने वाली मादाएं, हाँ हाँ, फिर नर यानी ड्रोन, और सबसे जरूरी रानी या रानियां जो अंडे देती हैं। और ये सुना है कि रानी चींटी बहुत लंबा जीती है। हाँ, ये बात तो हैरान करने वाली है। एक रानी चींटी सोचिए 15 साल तक भी जिंदा रह सकती है। 15 साल, कमाल है। जबकि जो श्रमिक चींटियां हैं वो बेचारी मुश्किल से 1 साल। ओह, और घर कहाँ बनाती हैं ये? जमीन में तो देखा है। जमीन में, लकड़ी के अंदर, और कई बार तो हमारे घरों की दीवारों के बीच जो खाली जगह होती है ना, वहां भी। दीवारों के अंदर भी? बाप रे जी। और वो एक लाइन बनाकर चलती है ना खाने तक, वो असल में एक रासायनिक निशान छोड़ती जाती हैं रास्ता बनाने के लिए। अच्छा, वो ट्रेल जिसे कहते हैं। हाँ, फेरोमोन ट्रेल। और अगर इन्हें घर में देखना हो ना, तो सुबह जल्दी या फिर देर शाम को देखिए, उस वक्त ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो घरों में कौन सी वाली ज्यादा दिखती हैं? कुछ आम किस्म है? एरो एंट, पीली सी, छोटी, उसे गर्म जगह पसंद है। अच्छा। फिर है लिटिल ब्लैक एंट, नाम ही काफी है, छोटी, काली और खाने की तलाश में कहीं भी। एक घोस्ट एंट होती है, उसका पेट थोड़ा पारदर्शी सा होता है, तो जल्दी दिखती नहीं, मीठे की बड़ी शौकीन होती है। ओह, घोस्ट एंट। एक क्रेजी एंट भी होती है, उसके पैर और एंटेना लंबे होते हैं और वो ऐसे बड़ी अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी भागती है। हाँ हाँ, देखा है शायद। और एक और जरूरी है, कारपेंटर एंट। ये थोड़ी बड़ी होती है, काली या लाल काली सी, ये लकड़ी में सुरंगें बनाती है, खाती नहीं है लकड़ी को, पर खोखला कर देती है। अरे ये तो खतरनाक है फिर। हाँ, ये नुकसान कर सकती है। और देखिए, हर किसी की पसंद अलग है, कोई मीठा ढूंढेगी, कोई तेल वाली चीजें, कोई प्रोटीन। तो इनके छिपने की जगह, हॉटस्पॉट जिन्हें कहते हैं, कहाँ हो सकती हैं घर में? बिल्कुल, ये अक्सर दीवारों के अंदर, जैसे मैंने कहा, या फिर फर्श के नीचे, बिजली के जो स्विच बोर्ड होते हैं उनके पीछे। ओह, वहां भी? हाँ, पौधों के गमलों में, दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम के आसपास, या कहीं भी जहाँ थोड़ी नमी हो, अंधेरा हो, वो इनके ठिकाने बन जाते हैं। समझ गया। लेकिन ये सिर्फ दिखने में दिक्कत देती हैं या कुछ और भी? नहीं नहीं, सिर्फ दिखना ही नहीं, ये खाने पीने की चीजों को खराब कर सकती हैं, उन पर चलकर बैक्टीरिया फैला सकती हैं। हाँ ये तो है। और कुछ काटती भी हैं, जिससे खुजली, जलन हो सकती है। तो झुंझलाहट तो है ही, स्वास्थ्य का भी थोड़ा मसला है। सही बात है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो चींटियां हमें बाहर घूमती दिख रही है ना, हाँ। वो पूरी कॉलोनी का सिर्फ अंदाजन 5 से 10% हिस्सा होती हैं बस। क्या? सिर्फ 5-10%। 90% छुपी हुई हैं। हाँ, ज्यादातर कॉलोनी अंदर छुपी होती है, रानी, बच्चे, बाकी श्रमिक सब अंदर। तो सिर्फ बाहर वाले को मारने से कुछ नहीं होगा। ओहो, तो फिर सही तरीका क्या है पूरी तरह से छुटकारा पाने का? इसके लिए ना एक सोचा समझा, एकीकृत तरीका अपनाना पड़ता है। 4 कदम है इसमें मुख्य। 4 कदम? अच्छा, क्या है वो? पहला है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। पहले ये पक्का करें कि घर में कौन सी प्रजाति की चींटी है। ठीक है, क्योंकि सबका इलाज अलग हो सकता है। हाँ, थोड़ा फर्क होता है। दूसरा कदम बहिष्करण, एक्सक्लूजन, मतलब उनके आने के रास्ते बंद करना। जैसे दीवारों में दरारें हैं तो भर दें, खिड़की दरवाजों के पास जो गैप्स हैं उन्हें सील करें, घर के बाहर अगर पेड़ की डाली दीवार से सट रही है तो उसे काटें। अच्छा, मतलब एंट्री पॉइंट बंद करना। बिल्कुल। तीसरा कदम प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन,
यानी उन्हें खाना और पनाह न मिले। साफ सफाई मतलब? हाँ, रसोई साफ रखें, खाने की चीजें ढककर, कूड़ा नियमित रूप से बाहर फेंकें, पानी का लीकेज हो तो ठीक कराएं। समझ गया। और चौथा? चौथा और सबसे अहम, विनाश, डिस्ट्रक्शन, यानी कॉलोनी का पता लगाना, चाहे वो अंदर हो या बाहर, और उसे खत्म करना। कॉलोनी को खत्म करना कैसे? इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे जेल बेट आते हैं, वो चींटियों के लिए चारा होते हैं। श्रमिक उसे उठाकर कॉलोनी में ले जाती हैं, रानी तक। ओह, तो पूरी कॉलोनी तक पहुंच जाता है जहर? हाँ, फेरो चींटियों के लिए ये बेटिंग बहुत कारगर है। इसके अलावा स्प्रे या डस्ट पाउडर भी आते हैं। कुछ गैर रासायनिक तरीके भी हो सकते हैं। ये तो वाकई एक पूरी योजना है। पहचानो, रास्ते बंद करो, खाना रोको और फिर जड़ पर हमला करो। जी हाँ, यही है एकीकृत प्रबंधन। और हाँ, निगरानी करते रहना भी जरूरी है, और घर के लोगों को भी बताना जरूरी है कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, ताकि वो अनजाने में जैसे बेट वगैरह को साफ न कर दें। हाँ, सही बात है। और कोई सावधानी उपचार के बाद? हाँ, कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जहाँ उपचार हुआ है वहाँ कोई दूसरा एरोसोल स्प्रे ना करें, उससे बेट का असर कम हो सकता है। ठीक है। चींटी वाले जेल बेट को हटाएं नहीं, उसे काम करने दें। और हाँ, पालतू जानवर और छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उपचारित जगह से दूर रखें जब तक वो सूख न जाएं। ये बहुत जरूरी है। और बिजली के पॉइंट के पास दवा डालते वक्त तो बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमने आज समझा कि चींटियां कैसे रहती हैं, कौन सी आम हैं, कहाँ छिपती हैं और उनसे निपटने का सही तरीका क्या है। पहचान, बहिष्करण, प्रतिबंध और विनाश। हाँ, ये एक व्यवस्थित नजरिया है। सिर्फ स्प्रे करने से बात नहीं बनती। सही कहा। ये तो साफ हो गया। और अंत में एक बात और, ये चींटी प्रबंधन सिर्फ उन्हें मारने के बारे में नहीं है। ये उनके इस गजब के सामाजिक व्यवहार को और हमारे पर्यावरण से उनके रिश्ते को समझने का भी एक मौका है। ये सोचने वाली बात है। क्या पता इन छोटे इतने व्यवस्थित जीवों से हम इंसान भी सहयोग और व्यवस्था के बारे में कुछ सीख सकें, है ना? बिल्कुल, बहुत दिलचस्प। चलिए आज के लिए इतना ही।